हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस वहां की जनता से कई चुनावी वादे कर रही है। पहले तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने के वादे के बाद अब 2500 रुपए में धान गेहूं की खरीदी, किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ करने का वादा प्रियंका गांधी कर रही हैं। ये सभी वादे 2018 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी किए थे। इन्हीं वादों के आधार पर कांग्रेस को ऐतिहासिक 68 सीटें मिली थी। अब प्रियंका गांधी के इस वादे के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हमने जो वादा किया था उनमें से प्रमुख वादों को हमने महज कुछ घंटों में पूरा किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनाव हार रही है, इसलिए वो केवल चुनावी घोषणा कर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है, क्योंकि ये सब चुनावी वादे हैं। कौशिक का कहना है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में जिन 3 प्रमुख घोषणाओं को किया है उनमें से एक भी घोषणा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पूरी नहीं कर पाई है। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। आदरणीय प्रियंका जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान है कांग्रेस की। इसीलिए आदरणीय प्रियंका जी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए किसानों को साथ लेकर के चलें, वहां के महिलाओं को साथ लेकर के चले, नौजवानों को साथ लेकर के चले। इसलिए ये सारी घोषणाएं उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो बात आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके झूठे जो घोषणा पत्र है उसमें न पढ़े और पढ़ने के पहले छत्तीसगढ़ के जरूर आकर के किसानों से मिले, यहाँ के लोगों को मिले, सच्चाई आपके सामने आ जाए। भिलाई के SNG स्कूल सेक्टर 4 में पत्रकारिता सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता आज़ादी की लड़ाई बन गई थी। सीएम ने कहा कि उड़ीसा से सैकड़ों क्विंटल गांजा पकड़ा गया, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जाता है, इसकी खपत कौन कर रहा है। सीएम ने कहा कि भिलाई में श्रम की पूजा की जाती है, ये मिनी इंडिया है। पत्थल गांव की घटना पर उन्होंने कहा कि एक 4 पहिया वाहन ने भीड़ में एक व्यक्ति को रौंद दिया। पहले दिन से भाजपा के लोग बैठे रहे, लेकिन हमने नहीं रोका। आप अपनी बात को रखिए। जबकि यूपी में मुख्यमंत्री को 4 घंटे बैठा कर रखते हैं। उन्होंने कहा कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, पत्रकारिता के दीपक को जलाए रखना है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर, विधायक अरुण वोरा, देवेंद्र यादव सहित कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। आज जो मीडिया है और पुराने मीडिया में बहुत अंतर आ गया है, लेकिन आज ये इंडिया में हमको प्रथम कार्य करने होंगे। मीडिया हाउस के द्वारा, हमारे पत्रकारों के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस सत्यापन न होने से छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के पदों पर चयनित लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस मामले में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए विभागीय अफसरों को निर्देश दिया कि वे सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरा कर नियुक्ति कराएं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित लोगों के पुलिस सत्यापन पूरा नहीं होने की वजह से नियुक्ति नहीं मिलने की जानकारी मिली है।
मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद सैकड़ों परीक्षार्थियों ने धन्यवाद दिया है। और पूरे देश में आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन शैली के जरिए लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही आरोग्य भारती संस्था की अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की वार्षिक बैठक रायपुर में आयोजित हुई। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में देश भर से आए संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उइके ने कहा कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जैसी विधाएं प्राचीन काल से चलती आ रही हैं। ये बेहद सुरक्षित और कारगर हैं। कोरोना काल में आधुनिक चिकित्सा विधि के दुष्प्रभाव और उसकी सीमाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में परंपरागत उपायों की महत्ता और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और जड़ी बूटियों से संपन्न प्रदेश है। यहाँ बैगा और वैद्य ने अपने परंपरागत ज्ञान और अनुभव से लोगों का उपचार किया है। उनके इस ज्ञान को संरक्षित करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्था के राष्ट्रीय और प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि योग, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेद से लोगों को रोग से बचाने का कार्यक्रम चला रहा है। बहुत सारी चीजें सुनने में आ रहा है कि कमजोरी बहुत हो गई है, बहुत सारे उनके साथ शारीरिक तौर पर, तो ये दिक्कत है वो इंजेक्शन से ही तो हुआ है ना। तो मैं लोगों को बताती थी कि हल्दी का गरारा करो नींबू के रस से, और तमाम जो लोगों ने किया भी और पहले से करते आए तो उनको कुछ नहीं हुआ। इसमें जो मुख्य स्ट्रेस दिया जाता है वो होता है कि स्वस्थ जीवन शैली क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है, हमारा खान पान क्या है। यदि इसको हम ठीक रखते हैं तो हम बीमार नहीं होंगे तो चिकित्सा के ऊपर जो इतना खर्च होता है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज की डेट में जनमानस में एक उत्साह है कि यस वी कैन, हम ठीक हो सकते हैं अपने खुद के परंपरागत तरीकों से। छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत आगे है। मुझे लगता है शायद छत्तीसगढ़ के हर 1 या 2 किलोमीटर पे एक परंपरागत वैद्य बैठा है। जैसा आरोग्य भारती छत्तीसगढ़ प्रांत में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है और 3 वर्षों से सघन काम कर रही है, तो हमने पूरे जिला स्तर पे आरोग्य भारती की रचना की है। और इधर छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ सरकार ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस में 2 टूक कहा कि प्रदेश में कहीं भी कोई हुक्का बार चलता दिखे तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरे राज्यों से गांजे की एक पत्ती भी प्रदेश में घुसने नहीं दी जाएगी। सीएम के निर्देश के कुछ घंटों बाद ही पुलिस एक्शन में दिखी तो ट्विटर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराबबंदी का मुद्दा उछालकर राज्य सरकार से सवाल पूछा कि शराब के खिलाफ युद्ध कब होगा। मैंने सारे एसपी आईजी की कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को रायपुर के सर्किट हाउस में प्रदेश भर के एसपी और आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुक्का बार और गांजे के खिलाफ अपने सख्त तेवर दिखाकर साफ कर दिया कि नशे के खिलाफ राज्य सरकार की मंशा कितनी साफ और मजबूत है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधिकारियों को चेताया है कि प्रदेश में कहीं भी हुक्का बार चलता दिखा तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने गांजा तस्करी को लेकर भी काफी सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों से गांजे की एक पत्ती भी छत्तीसगढ़ में घुसनी नहीं चाहिए। गांजे की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है और जहां ये पहुंचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहां कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर इतने सख्त थे, दोपहर में निर्देश देने के बाद शाम होते होते राजधानी रायपुर के उन तमाम बारों पर पुलिस के छापे पड़ गए जहां जहां हुक्का पिलाया जा रहा था। नशे के खिलाफ राज्य सरकार की सख्ती पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस के बाद हुक्का और गांजा बैन किए जाने के फैसले सीएम भूपेश ने नशे के विरुद्ध युद्ध बताकर एक ट्वीट किया। जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें पूछ रही हैं कि शराब के खिलाफ युद्ध कब शुरू होगा। 3.25 सालों से लेकर सरकार उसे
शुद्ध मानकर बैठी है। शराबबंदी होगी या नहीं? बीजेपी के दूसरे नेता भी राज्य सरकार पर हमलावर दिखे। हालांकि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दलील देते हुए कहा कि एकाएक शराबबंदी कई लोगों की जान ले सकती है, लाखों लोगों को जेल भिजवा सकती है। बिहार और गुजरात इसका उदाहरण है। अगर गांजा पे टॉलरेंस हो तो क्या शराब जो है वो अलाउ होगी? उसके बारे में मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? खाली बोल दिए एक भी पत्ती नहीं आएगी। तो क्या अवैध शराब को उन्होंने अलाउ किया है? ये तो सिर्फ खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। बिहार में दारू बंद है, 300 आदमी, 3 लाख आदमी अंदर है। ये गरीब लोग को कितना नुकसान पहुंचाने वाला काम है, इसको हम लोग देख रहे हैं। लॉकडाउन में दारू बंद किया था, कितने लोग मरे आपको पता है? बिलासपुर में 6 लोग मरे, यहाँ पर और सेवन करके भी रायपुर भी मरे। इसको सारू पहले को देखना है, ऐसे नहीं कि रात को हम लोग बंद कर दें। नशे के खिलाफ सरकार की सख्ती निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसकी तारीफ होनी ही चाहिए। पिछले साल ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 8 ड्रग्स पेडलर और सप्लायर जेल भेजे गए। बहरहाल मुख्यमंत्री के 2 टूक निर्देश के बाद बड़ा सवाल यह है कि बिना कड़े कानून और मजबूत सूचना तंत्र के बिना हुक्का बार पर बैन और छत्तीसगढ़ के दर्जनों रूट पर ओडिशा से होने वाले हजारों क्विंटल गांजे की सप्लाई पर कैसे रोक लग पाएगी? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। इधर भिलाई से एक बड़ी खबर मिल रही है। अल्ट्रा कैफे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। भारी मात्रा में हुक्का और टोबैको फ्लेवर जब्त किए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई। आज ही IGSP कॉन्फ्रेंस में सीएम ने निर्देश दिए थे। पुलिस ने कई हुक्का बार सील कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भिलाई से अल्ट्रा कैफे पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। तो इन हुक्का बारों से भारी मात्रा में टोबैको फ्लेवर जब्त किए गए हैं। मनेंद्र पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनेंद्र, विस्तार से जानना चाहेंगे कहां-कहां किन-किन हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है? जिस तरह से लगातार पुलिस महानिदेशक के माध्यम से निर्देश ये दिए गए थे कि अब राज्य में किसी प्रकार के हुक्का बार को अनुमति नहीं दी जाएगी। अब किसी भी इस तरह से हुक्का बार अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से बंद किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आज 17 लोगों की टीम बनाकर 17 लोग के अलग अलग क्षेत्र में टीम बनाकर दुर्ग जिले में पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई और 19 से अधिक जो होटल और कैफे है, जो रेस्टोरेंट है, वहां पर कार्रवाई की गई है, जिनमें जो है ऐसे जगह है जहां पर संवेदनशील जगह, जहां पर जो युवा है वो अधिकतर भीड़ में होते हैं और अधिकतर शाम को ऐसी जगहों पर गुप्त रूप से हुक्का के सेवन के लिए जाते हैं। क्योंकि भिलाई एक शैक्षणिक स्थल है और यहाँ पर एजुकेशन हब होने के कारण बाहर के युवा और युवतियां आते हैं, तो खासतौर पर पुलिस का ध्यान होता है कि ऐसे हुक्का बारों को या हुक्का पार्लरों को जो अवैध रूप से संचालित है उनको अनुमति ना दी जाए। लेकिन अवैध रूप से संचालित होते थे, कई बार इन पर कार्रवाई भी पुलिस भी करती थी। लेकिन इस बार अब सीएम के निर्देश के बाद जो है लगातार इस बार हम देख रहे हैं कि पुलिस ने पूरी तरह से कार्रवाई की है और ऐसे जगहों को सील किया है जहां पर हुक्का बार चलते थे, उन पर नजर रखी जाएगी निरंतर और उन पर सामग्री भी जब्त की गई है। जो सामग्री वहां से मिली है, जो फ्लेवर्स वहां पर मिले हैं और अब उन्हें कहा गया है कि निश्चित तौर पर किसी भी तरह से यहाँ पर जो हुक्का के जो सामान है वो नहीं होने चाहिए या हुक्का के जो कारोबार है वो नहीं होना चाहिए, इसकी हिदायत दी गई है सभी थानों में और सभी जो होटल के मालिक है, संचालक है, उनको। शुक्रिया मनेंद्र। तो एक बड़ी कार्रवाई हुक्का बार पर भिलाई में, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अल्ट्रा कैफे पर पुलिस पहुंचती है, छापेमार कार्रवाई करती है और बड़ी मात्रा में हुक्का बार से टोबैको फ्लेवर जब्त किया जाता है। और इधर कवर्धा में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद शहर में स्थिति सामान्य होती जाती रही है। कर्फ्यू में सुबह से लेकर शाम तक की ढील दी गई है। रात में कर्फ्यू जारी है और अभी भी जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां भी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद कई आरोपियों को जमानत भी दे दी गई। आज ही 59 आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया है। ये सभी आरोपी केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद थे। सभी आरोपियों को कवर्धा न्यायालय से जमानत मिली। आज कवर्धा में बिलासपुर से 12 सदस्यीय अधिवक्ताओं की टीम पहुंची और विवाद के कारणों की जानकारी ली। दोनों पक्षों के लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की।
जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है उसको कई लोगों से हमने मिला, उनसे जानकारी लिया क्या है क्या नहीं है, तो वो जानकारी को इकट्ठा करके हम अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। और कवर्धा कांड में कल 59 लोगों को कोर्ट से जमानत मिली थी, जिन्हें आज दुर्ग जेल से रिहा कर दिया गया। इनमें से 38 लोग कवर्धा जिले के थे, जबकि बाकी अन्य जिले से हैं। सभी को दुर्ग से कवर्धा निजी बस से लाया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, उनकी अगुवाई में सभी कवर्धा पहुंचे थे। सभी का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं कवर्धा पहुंचते पुलिस ने उन्हें शहर प्रवेश करने नहीं दिया। पुलिस का कहना था कि शहर में कर्फ्यू लागू है, ऐसे में सभी को एक साथ प्रवेश नहीं करने की अनुमति नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की मांग थी कि जमानत पर रिहा हुए सभी लोग मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, जिसके बाद अपने घर जाएंगे, लेकिन पुलिस भीड़ के रूप में जाने की अनुमति नहीं दे पाई, जिसके बाद सांसद सहित सभी कार्यकर्ता राजनांदगांव मार्ग पर धरने पर ही बैठ गए। बाद में सिर्फ शहर में रहने वाले को ही मंदिर दर्शन जाने की अनुमति मिली, जबकि जिले के अन्य लोगों को बाईपास से उनके घर रवाना किया गया। शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। हमारी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग थी दोषियों के ऊपर कार्रवाई करें और जो निर्दोष है उसको मुक्त करें। 35 लोग जो कवर्धा शहर के रहने वाले हैं और इनका कवर्धा जिले के रहने वाले हैं, इनको कल जमानत पे रिहा किया गया और जमानत के बाद यह एक समूह के रूप में, क्योंकि शहर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और धारा 144 के तहत ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए इन्हें शहर के बाहर रोका गया है। वित्तीय समस्या से जूझ रही छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी ने अब बकायादारों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता राजस्व वी.के. गुप्ता के मुताबिक सितंबर 2021 तक अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लगभग 3000 करोड़ रुपए बिजली बिल का बकाया है। लगातार इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बकायेदारों में शासकीय विभाग, निकायों के अलावा निजी क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। लगभग 3000 करोड़ रुपए बकाया राशि में 1000 करोड़ रुपए सरकारी दफ्तरों का है, तो वहीं लगभग 2000 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ बीपीएल कनेक्शन धारियों का। बकाया राशि की वसूली के लिए जो अभियान चलाया जाएगा, उसमें राशि जमा नहीं करने वालों का बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है। हम लोग ये बकाया राशि को वसूल करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने वाले हैं और सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं से जो भी राशि उनके पास बकाया है उनको वसूल की जाएगी। अगर उसके बाद भी पैसा नहीं पटाते हैं तो सिवाय लाइन काटने के हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। इधर महासमुंद जिले से 130 मजदूरों के पलायन का मामला सामने आया है। दरअसल 130 मजदूरों से भरे बस को यूपी के प्रयागराज ले जाया जा रहा था, जिसे पटेवा थाने के पास रोक लिया गया। इन सभी मजदूरों को 20-20 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए एडवांस देकर यूपी भेजा जा रहा था। दरअसल जिले में 25 बिचौलियों के पास मजदूरों को अन्य राज्यों में ले जाने का लाइसेंस है, इसकी जानकारी श्रम विभाग में दी जाती है, लेकिन इन 130 मजदूरों के पलायन की कोई जानकारी श्रम विभाग के पास नहीं है। इधर इस पूरे मामले में महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर का कहना है कि बिचौलिए बीजेपी की मदद से मजदूरों को यूपी ले जा रहे थे, जिससे यूपी चुनाव को प्रभावित किया जा सके। तो एक बस में लगभग 130 टोटल स्त्री पुरुष और बच्चे मिला के हैं। कोई जेके गुप्ता करके कोई लेबर ठेकेदार है जो इनको काम कराने के लिए यूपी भेज रहा है। 2 ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं, एक तो जेके गुप्ता का और दूसरा कोई मोहंती करके। तो इन दोनों का रिकॉर्ड वगैरह हम लोग देखेंगे और जो जरूरी होगा और जो कानून में प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। कलिंगा यूनिवर्सिटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सर्व समाज नवा रायपुर ने प्रबंधन के खिलाफ पुतला दहन किया है। नवा रायपुर स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी पर शिक्षा के व्यापारीकरण, छात्रों से टीसी के नाम पर अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग और यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने आए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को प्रवेश न देकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर असौद तहसीलदार को एक ज्ञापन देकर 3 दिन के अंदर कलिंगा यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। सरगुजा जैसे आदिवासी बाहुल इलाके में भी करवा चौथ की धूम नजर आ रही है। इलाके के बाजार करवा चौथ के सामानों से गुलजार है, तो वहीं कोरोना के बाद
इस त्यौहार को लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं जहां व्रत की खरीदारी में व्यस्त हैं, तो वहीं बाजार में भी व्रत से जुड़े अलग अलग तरह के सामान उपलब्ध हैं। महिलाओं का भी मानना है कि कुछ समय पहले ही इस त्यौहार का चलन बढ़ा है और अब महिलाएं पूरे विधि विधान से इस त्योहारों को मनाती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।